1998 की सर्दियों में कारगिल की पहाड़ियां बिल्कुल वैसी ही दिख रही थीं जैसी हर साल दिखती थीं। बर्फ से ढकी हुई, खामोश, निष्क्रिय। रेडियो पर कोई असामान्य संदेश नहीं, रातों में कोई हलचल नहीं, दिन में सिर्फ हवा की आवाज। भारतीय सेना के लिए यह सन्नाटा परिचित था। हर साल जब तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला जाता है तो कुछ ऊंचाई वाले पोस्ट खाली कर दिए जाते हैं। यह कोई लापरवाही नहीं थी, यह अनुभव था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। यह मान्यता दशकों से सही साबित होती आई थी। लेकिन युद्ध अक्सर अनुभव से नहीं, मान्यताओं से जीते जाते हैं। और 1999 की कहानी यहीं से बदलने लगी। इस कहानी की शुरुआत कारगिल में नहीं हुई थी, ये 1947 में शुरू हुई थी। जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर का प्रश्न अधूरा रह गया। एक युद्ध हुआ, एक अस्थायी रेखा खींची गई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। कागजों पर यह शांति थी, लेकिन जमीन पर यह एक रुका हुआ युद्ध था। पाकिस्तान इस रेखा को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। 1947, 1965, 1971, 3 युद्ध, 3 बार सीधी भिड़ंत और तीनों बार हार। इन हारों के बाद पाकिस्तानी सैन्य सोच ने एक निष्कर्ष निकाला। भारत को खुले युद्ध में हराना संभव नहीं है, तो रणनीति बदली। सीधी जंग की जगह छुपी हुई जंग। 1989 के बाद कश्मीर में उग्रवाद, आतंकवाद, छोटे हमले और हमेशा एक इनकार, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन 1998 आते आते ये तरीका भी दबाव में आ चुका था। भारत ने परमाणु परीक्षण किए, पाकिस्तान ने भी। दुनिया अब 2 परमाणु संपन्न देशों को ध्यान से देख रही थी। एक खुला युद्ध अब बेहद खतरनाक था। यहीं से एक नई योजना जन्म लेती है। ये योजना न संसद में बनी, न जनता के सामने, ये बनी रावलपिंडी के सैन्य कमरों में। इस योजना का प्रमुख चेहरा था परवेज मुशर्रफ। योजना सीधी नहीं थी, लेकिन बेहद सटीक थी। भारतीय सेना की सर्दियों की तैनाती पूरी तरह अनुमानित थी। अगर ऊंचाई वाले इलाकों पर चुपचाप कब्जा कर लिया जाए तो नीचे की सड़कों पर पूरा नियंत्रण पाया जा सकता है। लक्ष्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर यह कटता तो लद्दाख भारत से लगभग अलग हो जाता, और फिर भारत पर सैन्य दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दखल, कश्मीर को फिर से वैश्विक मुद्दा बनाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब बिना युद्ध घोषित किए। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों को नहीं भेजा, उसने भेजे अपने नियमित सैनिक, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। पूरी ट्रेनिंग, पूरी तैयारी, लेकिन बिना पहचान। वे छोटे छोटे समूहों में आए, रात के अंधेरे में, बर्फ के बीच। कोई झंडा नहीं, कोई पहचान चिन्ह नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं। जब भारतीय सेना मान रही थी कि पहाड़ खाली है, तब वे पहाड़ खाली नहीं थे। 1999 की शुरुआत तक वे ऊंचाइयों पर जम चुके थे, और भारत को इसकी भनक तक नहीं थी। यह रहस्य तब टूटा जब एक स्थानीय चरवाहा एक भारतीय चौकी पर पहुंचा। उसकी बात में घबराहट नहीं थी, उसकी बात में उलझन थी। साहब, ऊपर कुछ लोग हैं, वो हमारे जैसे नहीं हैं। ऐसी सूचनाएं पहले भी आती थीं, लेकिन इस बार सेना ने पुष्टि का फैसला किया। एक पेट्रोल भेजा गया, और कुछ ही देर बाद गोलियां चलीं। ये आम गोलियां नहीं थीं, ये ऊपर से आ रही थीं, सटीक थीं, प्रशिक्षित थीं। तभी पहली बार यह समझ आया, ये आतंकी नहीं है, ये सैनिक हैं। और यहीं भारत ने पहली कीमत चुकाई। कैप्टन सौरभ कलिया, एक युवा अधिकारी, नेतृत्व का भार और जमीनी सच्चाई को सबसे पहले देखने का दुर्भाग्य। उन्हें पकड़ा गया, यातनाएं दी गईं, और बाद में उनका शव लौट आया गया। उनकी शहादत ने एक बात साफ कर दी, अब यह घुसपैठ नहीं थी, यह युद्ध की शुरुआत थी। और यह युद्ध नीचे से ऊपर लड़ा जाना था, ऐसे पहाड़ों पर जहां हर कदम एक निर्णय होता है, और हर निर्णय जीवन या मृत्यु। जब पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि सामने केवल घुसपैठ नहीं बल्कि प्रशिक्षित दुश्मन सेना है, तो कारगिल से लेकर दिल्ली तक एक ही शब्द गूंजने लगा, अविश्वास। क्योंकि एलओसी पार नहीं हुई थी, क्योंकि कोई युद्ध घोषित नहीं था, क्योंकि पहाड़ जो भारतीय माने जाते थे अब ऊपर से भारत पर ही गोली चला रहे थे। सेना मुख्यालय में रिपोर्ट पहुंची, नक्शे खुले,
ग्रिड बदले और पहली बार यह समझ आया कि घुसपैठ छोटी नहीं है, यह कई चोटियों पर है, समन्वित है और महीनों की तैयारी के बाद की गई है। द्रास, कारगिल, बटालिक, हर जगह से एक जैसी सूचनाएं आ रही थीं। ऊपर से फायर, नीचे से मूवमेंट असंभव। पहाड़ों की ऊंचाई दुश्मन के पास थी और ऊंचाई युद्ध में आंकड़ों से ज्यादा मनोविज्ञान होती है। नीचे खड़ा सैनिक दुश्मन को देख नहीं सकता, ऊपर बैठा दुश्मन हर हरकत देख सकता है और इसी असंतुलन के साथ भारत को लड़ना था। पहला आदेश साफ था, एलओसी पार नहीं करनी है। यह सैन्य निर्णय नहीं था, यह राजनीतिक रणनीतिक निर्णय था। नई दिल्ली जानती थी, अगर भारत 1 इंच भी पार करता है तो पाकिस्तान इसे पूर्ण युद्ध में बदल देगा और तब परमाणु शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं रहेगा। इसीलिए सेना को वही करना था जो सबसे कठिन होता है, नीचे से ऊपर चढ़कर दुश्मन को हटाना। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई तेज जीत नहीं। पहली कोशिशें सीधी थीं और महंगी थीं। तोलोलिंग, एक ऐसा नाम जो तब किसी ने नहीं सुना था, लेकिन वही पहली असली परीक्षा बना। रात, पतली चट्टानें, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की मशीन गन। हर मीटर पर रुकना पड़ता था, हर रुकने पर सांस संभालनी पड़ती थी और ऊपर से लगातार गोलियां। कई जवान पहली बार इस तरह की चढ़ाई में थे। यह प्रशिक्षण की कमी नहीं थी, यह परिस्थितियों की क्रूरता थी। कुछ हमले रुके, कुछ पीछे हटे और कुछ वहीं खत्म हो गए। यह स्पष्ट होने लगा कि तोपखाने के बिना यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी भारतीय तोपें बोलने लगीं। बोफोर्स, ऊंचाई के हिसाब से एंगल बदला गया। दिन रात फायर, पहाड़ हिलने लगे। लेकिन दुश्मन अब भी बैठा था, क्योंकि उन्होंने बंकर बनाए थे चट्टानों के भीतर, ठोस। और तभी एक और निर्णय लिया गया, आसमान को बुलाया जाए। लेकिन यहां भी एक सीमा थी। भारतीय वायुसेना एलओसी पार नहीं कर सकती थी। लक्ष्य सीमित थे, ऊंचाई ज्यादा थी, हवा पतली थी। फिर भी इंडियन एयरफोर्स तैयार हुई, उड़ानें शुरू हुईं। पहली बार इतनी ऊंचाई पर सटीक हमले किए गए। एक विमान गिरा, एक पायलट पैराशूट से उतरा दुश्मन के इलाके में। नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत। उनकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा और दुनिया ने देखा, भारत एलओसी पार नहीं कर रहा है, भारत रक्षात्मक है और भारत सच बोल रहा है। उधर समुद्र में एक और घेरा तैयार हो रहा था। इंडियन नेवी अरब सागर में आगे बढ़ी। तेल मार्ग, व्यापारिक जहाज, सप्लाई लाइनें। बिना गोली चलाए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा था और जमीन पर युद्ध का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। अब हमले सीधे नहीं थे, अब वे योजनाबद्ध थे। रातें चुनी गईं, मौसम पढ़ा गया और छोटे दस्तों को अलग अलग रास्तों से भेजा गया। हर चढ़ाई एक कहानी थी, हर कहानी किसी की आखिरी। एक युवा अधिकारी अपने जवानों से आगे चलता है। वह जानता है, अगर वह रुका तो पीछे कोई नहीं बढ़ेगा। उसका नाम कैप्टन विक्रम बत्रा। एक के बाद एक बंकर, एक के बाद एक छोटी। रेडियो पर आवाज आती है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ये नारा नहीं था, ये स्थिति रिपोर्ट थी। लेकिन हर जीत के साथ कीमत भी चुकाई जा रही थी। कहीं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे गोली लगने के बाद भी आगे बढ़ते हैं, कहीं ग्रेनेडियर योगेंद्रा सिंह यादव रस्सी लेकर सीधी चट्टान पर चढ़ते हैं, कहीं राइफलमैन संजय कुमार घायल शरीर के साथ बंकर पर कूदते हैं। और दिल्ली में हर सुबह की ब्रीफिंग और ज्यादा भारी हो जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव है। कुछ कहते हैं एलओसी पार कर दो, कुछ कहते हैं तेज हमला करो। लेकिन निर्णय वही रहता है, संयम। क्योंकि यह युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर नहीं लड़ा जा रहा था, यह दुनिया की नजरों के सामने लड़ा जा रहा था। और जैसे जैसे हर छोटी वापस ली जाती है, एक सच्चाई साफ होती जाती है। पाकिस्तान इस युद्ध को लंबा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि उसके सैनिक ऊपर फंसे हुए हैं, सप्लाई सीमित है और दुनिया अब उसकी कहानी नहीं मान रही। लेकिन अभी सबसे कठिन लड़ाई बाकी है, टाइगर हिल, जहां से सब कुछ साफ दिखता है और जहां अंतिम फैसला लिखा जाना है। टाइगर हिल, एक नाम जो नक्शे पर छोटा था लेकिन युद्ध में निर्णायक। इस छोटी से श्रीनगर ले हाईवे साफ दिखता था, हर काफिला, हर मूवमेंट, हर गलती। पाकिस्तानी सैनिक जानते थे, अगर टाइगर हिल हाथ से गया तो पूरी घुसपैठ ढह जाएगी। भारतीय सेना भी जानती थी,
ये सिर्फ एक छोटी नहीं है, ये युद्ध का केंद्र है। हमले की तारीख तय हुई, रात चुनी गई, चांद नहीं था, हवा तेज थी, अंधेरे में छोटे दस्ते आगे बढ़े। कोई शोर नहीं, कोई रेडियो नहीं, सिर्फ हाथों के इशारे। ऊपर दुश्मन था, पूरी तैयारी के साथ, मशीन गन, बंकर, मोर्टार, नीचे भारतीय जवान, पत्थरों से चिपके हुए, सांस को काबू में रखते हुए। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर पूरी पहाड़ी जाग गई। तोपों ने अंधेरे को चीर दिया, आसमान लाल हो गया। लेकिन ऊंचाई पर तोप भी सीमित होती है। असली लड़ाई अब इंसान बनाम इंसान थी। कुछ जगहों पर दूरी 10 मीटर से भी कम थी। आवाजें साफ सुनाई देती थीं। एक जवान गिरता है, दूसरा आगे बढ़ता है, तीसरा रस्सी खींचता है। समय रुक गया था। घंटे बीतते गए, रात लंबी होती गई, और फिर एक बंकर शांत हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सुबह से पहले टाइगर हिल पर भारतीय सैनिक खड़े थे, थके हुए, घायल, लेकिन खड़े। सूरज निकला और पहली किरण के साथ तिरंगा ऊपर गया। उस पल रेडियो पर कोई जश्न नहीं था, सिर्फ एक पंक्ति, टाइगर हिल सिक्योर। उस एक वाक्य ने पूरा युद्ध मोड़ दिया। अब पाकिस्तानी सैनिकों के पास ऊंचाई नहीं थी, सप्लाई नहीं थी, और समय नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब खुलकर सामने आ गया। दुनिया ने उपग्रह तस्वीरें देखीं, सबूत देखे, और सच्चाई समझी। पाकिस्तान पर पीछे हटने का दबाव बढ़ता गया। वॉशिंगटन में बातचीत हुई, इस्लामाबाद में बेचैनी, और धीरे धीरे, बिना किसी घोषणा के, पाकिस्तानी सैनिक खामोशी से लौटने लगे। 26 जुलाई 1999, भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, कारगिल में सभी भारतीय क्षेत्र वापस ले लिए गए हैं। लेकिन यह एक आसान जीत नहीं थी। 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल, और हर नाम के पीछे एक घर, एक मां, एक अधूरी कहानी। कारगिल ने भारतीय सेना को बदला। अब सर्दियों में कोई पोस्ट खाली नहीं छोड़ा गया। निगरानी बदली, तकनीक बदली, युद्ध की सोच बदली। यह युद्ध संख्या से नहीं जीता गया, यह जीता गया धैर्य से, संयम से, और रणनीति से। भारत ने एलओसी पार नहीं की, लेकिन नैतिक ऊंचाई पूरी दुनिया में हासिल की। कारगिल ने एक और बात साबित की, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं निर्णयों से, संयम से, और उन लोगों से जो बिना सवाल किए ऊपर चढ़ते हैं। हिमालय आज भी वहीं खड़ा है, शांत, निर्विकार। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, तो उन पहाड़ियों में आज भी कदमों की आवाज गूंजती है, उन जवानों की जो ऊपर गए ताकि भारत सुरक्षित रहे। अगर इस कहानी ने आपके भीतर एक पल की खामोशी पैदा की है, अगर किसी नाम पर आपकी आंख नम हुई है, तो समझिए उनकी शहादत बेकार नहीं गई। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करें ताकि कोई भी भारतीय इस इतिहास से अनजान न रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार याद दिलानी पड़ती हैं। अगली कहानी भी इसी मिट्टी से निकलेगी, इसी सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, ऊंचाई सिर्फ पहाड़ की नहीं होती, हौसले की भी होती है। जय हिंद।